इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चैप्टर 1, 12th इंग्लिश। पैराग्राफ नंबर 1। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह दुनिया से मिटने वाली नहीं है। Nothing can equal seeds sown by our ancestors। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। Roman Greek shared the same fate। The might of the pharaohs was broken। Japan has become westernized। Of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। रोम मिट गया, ग्रीस का वहीं हश्र हुआ, फरोह की शक्ति टूट गई, जापान पश्चिमी रंगों में रंग गया, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी। यूरोपवासी ग्रीक एवं रोमन लेखकों की कृतियों से सबक सीखते हैं जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं रही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक और रोम। उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपवासी सोचते हैं कि वे अपनी गलतियों को दूर कर लेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। पैराग्राफ नंबर 2। In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory। इन सबों के बीच भारत स्थिर बना रहा, यह उसके लिए गर्व की बात है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। भारत के विरुद्ध एक ऐसा आरोप है कि इसकी जनता इतनी असभ्य, अज्ञानी और मंदबुद्धि है कि उन्हें किसी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना असंभव है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में यह आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर जांचा और परखा है उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। बहुत सारे अपना विचार भारत पर थोपते रहे लेकिन यह स्थिर रहती है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यह उसकी सुंदरता है, यह उसकी आशाओं का प्रहरी है। पैराग्राफ नंबर 3। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण का वह पैमाना है जो आदमी को कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्य पालन और नैतिक अवलोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अपने मन एवं विचार पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक अवलोकन है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स। ऐसा करके हम अपने को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा आचरण। इफ दिस पैराग्राफ नंबर 4। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि अनेक लेखकों ने कहा है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और यह वैसे ही है जैसा इसे होना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5। We notice that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। इसे जितना अधिक मिलता है यह उतना ही अधिक पाना चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। The more we indulge in our passion, the more unbridled they become। हम जितने अधिक विषय में लिप्त होते हैं वे उतने ही अधिक बेलगाम होते जाते हैं। Our ancestors therefore set a limit to our indigenous। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आसक्ति की एक सीमा निर्धारित कर दी। They saw that happiness was largely a mental condition। उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। पैराग्राफ नंबर 6। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। कोई आदमी धनी होने के कारण सुखी और गरीब होने के कारण दुखी है, ये जरूरी नहीं है। The rich are often seen to be happy, unhappy, the poor to be happy।
धनी लोग प्रायः अक्सर दुखी देखे जाते हैं और गरीब लोग सुखी देखे जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इन सभी बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता एवं विषय सुख से बचने की सलाह दी। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फॉलो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हमने उन मान्यताओं को आज भी बरकरार रखा है जो हजारों वर्ष पूर्व थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। हमने आज भी वैसा ही घर रखा है जो पहले था और घरेलू शिक्षा भी वैसे ही है जैसे पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरेडिंग कंपटीशन। जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली को हमने प्रश्रय नहीं दिया है। इच फॉलोड दिस हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ट ए रेगुलर वेज। सभी अपने अपने व्यवसाय को करते हैं और उचित मजदूरी पाते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fiber। ऐसा नहीं था कि हम उन मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमने ऐसा किया तो हम गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता खो देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए उन लोगों ने काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लिया कि हमें वही करना चाहिए जिसे हम अपने हाथों और पैरों से कर सकें। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वास्थ्य अपने हाथ और पैर को क्रियाशील रखने में है। Paragraph number 7. They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men। आगे उन लोगों ने विचार किया कि बड़े नगर एक जाल और बोझ है जिसमें लोग खुश नहीं रह सकते। उसमें चोरों का समूह, लुटेरे, वेश्याएं एवं दुष्टापूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेजी से बढ़ेंगे और धनी लोग गरीबों को लूटेंगे। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसीलिए वे लोग अपने छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। पैराग्राफ नंबर 8। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स वर इन्फीरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। उन लोगों ने देखा कि राजा और उसकी तलवार नीति की तलवार से हीनतर है, इसीलिए वे लोग धरती के राजाओं को ऋषि तथा फकीरों से हीन समझते थे। अ नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ऐसे संविधान से परिपूर्ण राष्ट्र दूसरों से सीखने की बजाय उन्हें शिक्षा देने में कुशल है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds। इस राष्ट्र के पास, इस देश के पास न्यायालय, वकील एवं डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी बंधन में थे। Everybody knew that these professions were not particularly superior। सभी जानते थे कि ऐसे व्यवसाय किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं है, सुपीरियर नहीं है। Moreover, these वकील्स and वैद्स did not rob people, they were considered people's dependents, नॉट देयर मास्टर्स। फिर भी ये वकील और वैद्य जनता को लूटते नहीं थे, वे जनता पर निर्भर माने जाते थे, वे जनता के सेवक थे, मालिक नहीं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। न्याय स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। उसमें लोगों को फुसलाने वाले लोग नहीं थे। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली एंड अराउंड कैपिटल्स। यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उसके आसपास देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। लोग सर्वसाधारण, स्वतंत्र एवं अपने कृषि कार्य में लगे रहते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल। वे सच्चे घरेलू कानून का आनंद लेते थे। पैराग्राफ नंबर 9। द इंडियन
civilization as described by me has been so described by me its voter is। भारतीय सभ्यता की जो मैंने खोज की है वैसी ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सबों ने पूर्णता को प्राप्त किया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है, जबकि पश्चिम की मनोवृत्ति अनैतिकता को बढ़ावा देना है। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। दूसरा नास्तिक है जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। इसी समझ और विश्वास के कारण भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी प्रकार जुड़ना जरूरी है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की स्तन से चिपकता है। पैराग्राफ नंबर 10। आई एम नॉट हैटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिमी देशों का आभारी हूँ क्योंकि पश्चिमी देश के अस्तित्व से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must soon it at all cost। मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि उसने मुझे यह सिखलाया है कि यदि भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाना है तो मैं अपने भारतीय जनता से खुले दिल से कहना चाहूँगा कि वर्षों की आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के आधार पर मैंने यह सीखा है कि किसी भी कीमत पर हमें उनसे दूर रहना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 11। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज़ अनएडल्टरेटेड materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the ट्रम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिकता की पूजा है, यह हमारे अंदर की पाश्विकता की पूजा है, यह पूर्णतः भौतिकवाद है। यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ नंबर 12। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ इट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। दो सभ्यताओं के गुण दोषों की तुलना करना यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक जरूर है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres। यह सही है कि पश्चिम ने वैसी ही सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है, उसी तरह हमारे सभ्यता हमारे परिवेश के अनुरूप है और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक है। पैराग्राफ नंबर 13। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें मानव इच्छा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव restriction upon and a strict regulating of these words। जबकि प्राचीन सभ्यता की विशेषता है कि इसमें चाहतों पर नियंत्रण की बात कही गई है। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in future state, and therefore also in divinity। भविष्य की अवस्थाओं और परम सुख की भावना से आधुनिक असंतोष पैदा होता है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम
a belief, often in spite of ourselves, in a future state and existence of a divine power। जबकि प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा होती है। पैराग्राफ नंबर 14। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। कुछ आधुनिक आविष्कार इतने पागलपन है कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance। लेकिन मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि मानव की वास्तविक विजय सहनशीलता में है। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। हम अस्थायी सुख को क्षणिक सुख में बदलने के खतरा में हैं। पैराग्राफ नंबर 15। Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of a spirit, of the soul। पश्चिम देश में भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है और ठीक पश्चिम देश की तरह हिंदुत्व ने उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक खोज धर्म, नैतिकता और आत्मा के क्षेत्र में की है। पैराग्राफ नंबर 16। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन इन महान खोजों को देखने की आंखें हमारे पास नहीं हैं। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हम उस चकाचौंध में खो गए हैं जो पश्चिमी के विज्ञान ने खोजा है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस विकास से खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progress along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है ताकि वह भौतिकता के फैलाव को रोकने के अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सके। पैराग्राफ नंबर 17। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ विशिष्टता तो जरूर है जिसने अभी भी इसे जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस्ड दैट फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसने बेबीलोन, सीरिया, फारसिया और मिस्र की सभ्यता का पतन होते देखा है। कास्ट लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक। अपनी चारों तरफ नज़र घुमाकर देख लो, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीक। कैन यू फाइंड टुडे एनी वेयर द इटली ऑफ गिबॉन और रादर एंड एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आज आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं जिसकी चर्चा जीवन का इतिहास करता है। पैराग्राफ नंबर 18। गो टू ग्रीक, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। ग्रीक्स जाकर देखे कहाँ है उसकी विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी constrained to say yes I see here ancient India is still living। तब आप भारत आए, पुरानी दस्तावेजों को पढ़े, अपनी चारों ओर दृष्टि डालकर देखे, आप कहें उठेंगे हाँ यहाँ मैं प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 19। ट्रू देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स buried अंडर देम। सच है कि यहाँ वहाँ गोबर के ढेर थे लेकिन इनके नीचे अक्षय खजाना दबे थे। एंड द रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलप्ड along मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। इसकी आज तक जीवित रहने का कारण है कि भारत ने भौतिकता की जगह आध्यात्मिकता को विकसित किया। पैराग्राफ नंबर 20। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेसिस्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल।
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य आसक्ति और चाहत के बढ़ने पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आसक्ति और चाहत के नियंत्रण पर आधारित है। पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. निस्संदेह यूरोपियन सभ्यता यूरोपवासियों के अनुकूलन है, यदि हम उनकी नकल करें तो वह हमें बर्बाद कर देगी। This is not to say that we may not adapt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि हम उसे भी ग्रहण न करें जो कुछ उसमें ग्रहण करने योग्य है, अथवा जिसे ग्रहण करने के हम योग्य हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जो कुछ उसमें बुरा है उसे यूरोपवासी भी नहीं छोड़ें। पैराग्राफ नंबर 22। द incessant search of material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which are becoming slaves. भौतिक सुखों के साधनों की सतत खोज और उसका विकास एक ऐसी बुराई है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन यूरोपवासी स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। वे विलासिता हैं कि इस बोझ तले दबकर मिट नहीं गए जिसका कि वे गुलाम हो रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, बट आई नो दैट इंडिया टू रन आफ्टर and the golden fleece is to quote certain death. हो सकता है मेरी यह सोच गलत हो, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का उन चीज़ों के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। Let us engrave on our hearts the motto of the Western philosopher, plain living and high thinking. एक पाश्चात्य दार्शनिक का यह कथन है, हम अपने हृदय पर अंकित कर ले सदा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर अ मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिशन हाई थिंकिंग। निश्चित है कि आज लाखों उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते, और हम थोड़े से लोग जो सर्वाधिक के लिए ऐसा सोचते हैं एक खतरा मोल लेते हैं। उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है। पैराग्राफ नंबर 23। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलुंटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। वास्तव में सभ्यता का जो वास्तविक अभिप्राय है वह चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं, बल्कि बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करना है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। केवल यही असंतोष को पैदा करता है और वास्तविक सुख एवं सेवा भाव को लाता है। पैराग्राफ नंबर 24। अ सर्टेन डिग्री of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद यह सहायक के बजाय कलेश बन जाता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. अतः अंतहीन इच्छाएं करना और उसकी पूर्ति का प्रयास करना एक भ्रम और पागलपन प्रतीत होता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुप्चुअसनेस। किसी भौतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताएं एक सीमा पर समाप्त हो जानी चाहिए, इसके पूर्व कि वह बौद्धिक लिप्सा का रूप न ले ले। ए मैन
must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. हर किसी को अपना भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि वह मानवता की सेवा के पीछे न रह सके और उसकी पूरी शक्ति उस पर केंद्रित हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर source next gen education. Thank you. See you in the next video.